एक दिन राजा विक्रमादित्य अपने बागीचे में ताज़ी हवा का आनंद ले रहे थे। तभी वहाँ पर उनका मंत्री करण आ जाता है। मंत्री, अगर हमारे बागीचे में ये फूल न होते तो इस बागीचे का कोई मतलब न होता। जी जी महाराज, आपने बिल्कुल ठीक कहा। वो दोनों ऐसी बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ महाराज की बड़ी पत्नी आ जाती है। क्या हुआ महारानी, आपका चांद जैसा मुखड़ा क्यों मुरझाया हुआ सा लग रहा है? महाराज, आप हमेशा अपनी प्रजा का ही ध्यान रखते हो। आपने ये कभी नहीं सोचा कि आपकी बड़ी महारानी भी महल में आपका इंतजार कर रही है। अरे नहीं महारानी साहिबा, आप मुझे गलत समझ रही हैं। महाराज जी, आपको जब देखा तो आप अपने मंत्री के साथ ही गपशप करते रहते हो। आपको हमेशा अपने राज्य की चिंता लगी रहती है। मेरा तो कोई मोल नहीं है। नहीं नहीं पत्नी, मैं तो आपको चांद पर ले जाने का सोच रहा था, इसलिए मैं अपने मंत्री से इस बारे में बात कर रहा था। क्या सच महाराज? मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। ऐसा बोलकर बड़ी महारानी खुशी खुशी अपने महल के अंदर चली जाती है। राजा विक्रमादित्य अपने मंत्री को समझा ही रहे होते हैं कि राजा की दूसरी पत्नी फूलवती वहाँ आ जाती है। महाराज जी, रूपमाया बहुत खुश लग रही है। लगता है आप मुझसे प्यार नहीं करते हो। लगता है आप मुझसे बहुत नाराज हो। नहीं पत्नी, मैं आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करता हूँ। आप हमारी सबसे छोटी रानी साहिबा हो ना। अच्छा, मुझे ये बताइए, रूपमाया को आप जन्नत में सैर करवाने लेकर जाने वाले हैं क्या, जो वो इतना खुशी खुशी यहाँ से गई है? नहीं महारानी, जन्नत तो हम आपको घुमाने लेकर जाएंगे। माया तो आपको दिखाने के लिए ऐसा खुश हो रही है। क्या सच महाराज? हम अभी तैयार होकर आते हैं। ये कहकर फूलवती भी खुश होकर महल के अंदर चली जाती है। महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? आप जानते हैं ना कि जन्नत के द्वार पर जाना असंभव है। मंत्री जी, अब हम क्या करें? ये तो हमारे मुंह से निकल गया। तभी वहाँ पर बड़ी महारानी रूपमाया का बेटा आ जाता है। पिताजी, आप इतने दुखी? अरे क्या बताऊं बेटा तुम्हें। ऐसा कहते हुए राजा अपने बेटे को सारी बात बताता है। पिताजी, इतनी सी बात के लिए आप परेशान हो रहे हो? मेरे पास इसके लिए एक उपाय है, मगर हम आपसे अकेले में बात करना चाहते हैं। ठीक है बेटा, मंत्री जी हमें कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दो। फिर मंत्री वहाँ से चला जाता है। पिताजी, मेरा मानना है कि इस मसले का हल मंत्री जी के पास जरूर होगा। माता श्री और छोटी माँ ने मिलकर योजना बनाई है। वो देखना चाहती हैं कि इस समस्या का हल मंत्री जी के पास है कि नहीं। अच्छा, तो ऐसी बात है, आप सब मिलकर मेरे मंत्री की परीक्षा लेना चाहते हो। मैं अपने मंत्री जी को अच्छी तरह से जानता हूँ, वो इस समाधान को जरूर ढूंढ लेंगे। फिर रूपमाया का बेटा वहाँ से चला जाता है और राजा मंत्री से कहते हैं, मंत्री, हमारे मुंह से जो भी निकला था अब उसे सत्य करना होगा। मैं तुम्हें सुबह तक का समय देता हूँ, तुम्हें इसका कोई न कोई समाधान निकालना होगा। ऐसा बोलकर राजा विक्रमादित्य अपने महल की ओर चले जाते हैं। अब मंत्री बेचारा बहुत परेशान हो जाता है। अरे अब मैं क्या करूं? न जाने राजा को झूठ बोलने की क्या जरूरत थी। ये तो रानियों को भी पता है कि जन्नत के द्वार पर जाना असंभव है, असंभव। ऐसा बोलकर मंत्री जी भी वहाँ से चले जाते हैं। वो लटका हुआ मुंह लेकर अपने घर पर आ जाते हैं। अरे क्या हुआ जी, रोज तो आप खुशी होकर घर आते हैं, आज क्या हो गया ऐसा? अरे कमला पत्नी, ये राजा हर काम में मुझे आगे कर देता है। पता नहीं वो किस जन्म का बदला ले रहे हैं मुझसे। मंत्री करण की पत्नी बहुत ही ज्यादा चतुर और सुंदर थी। अरे हुआ क्या है, आप मुझे खुलकर बताइए। हो सकता है जिस समस्या का हल आपके पास ना हो वो मेरे पास हो। फिर मंत्री महल की सारी बातें अपनी पत्नी कमला को बता देता है। पति जी, इतनी सी बात, मेरे पास एक योजना है। ऐसा बोलकर कमला पूरी योजना अपने पति को बता देती है। अरे वाह कमला, मुझे गर्व है कि तुम मेरी पत्नी हो। मेरी सारी चिंताएं तुमने चुटकियों में दूर कर दी।
अब मैं सुबह जाकर उन दोनों रानियों को जन्नत के द्वार दिखाता। अगले दिन मंत्री करण खुशी खुशी राजमहल जाता है। क्या हुआ मंत्री जी, उस समस्या का तोड़ मिला आपको? महाराज, मिला तो है, मगर मैं चाहता हूँ कि दोनों रानियों के सामने मैं बताऊं। फिर दोनों महारानियां भी वहाँ आ जाती हैं। महाराज, हमने जन्नत के द्वार और चंद्रमा पर जाने के लिए एक विशेष पक्षी का इंतजाम किया है, जिस पे बैठकर दोनों महारानियां और आप जन्नत के द्वार पर जा सकते हैं। ठीक है मंत्री, तुम उस पक्षी को यहाँ लेकर आओ। हम भी देखना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा चमत्कारी पक्षी है। माफ कीजिए महाराज, मगर उस पक्षी को यहाँ लेकर आना असंभव है, असंभव। क्या मंत्री, असंभव क्यों? महाराज, उस पक्षी को वही लेकर आ सकता है जो कभी पानी ना पीता हो। अगर ऐसे ही कोई उसको हाथ लगाएगा तो वो जलकर राख हो जाएगा। अरे, ये तो असंभव है। भला पानी पिए बिना कौन जिंदा रह सकता है? बिल्कुल रह सकता है महारानी जी, बिल्कुल रह सकता है। महाराज, मुझे लगता है कि आपका मंत्री पागल हो गया है। इसे कोई अच्छे वैद्य को दिखाएं आप। इसको ये तक नहीं पता कि बिना पानी के जीवन कैसे चल सकता है। महारानी, उसी प्रकार जिस प्रकार एक जीवित प्राणी का जन्नत के द्वार पर जाना संभव है। अब महारानी जी समझ जाती है कि उनकी परीक्षा में मंत्री पूरा उतर चुका है। मंत्री जी, हम तो ये जानना चाहते थे कि आप क्या हर मुश्किल की समस्या निकाल सकते हैं, मगर आज आपने ये साबित कर दिया कि आपके जितना बुद्धिमान कोई नहीं है। अरे वाह मंत्री वाह, अगर आप जैसा मंत्री मेरे साथ हो तो एक राजा को भला किस बात का डर। आज आपने हमारा दिल बहुत खुश कर दिया। ये कहानी है एक छोटे से गांव हरिपुर की, जहां ईमानदारी और सादगी से लोग जिंदगी गुजारते हैं। लेकिन हर गांव में एक ऐसी कहानियां होती हैं जो हमें जिंदगी का सबक सिखाती हैं। ये कहानी भी एक ऐसे ही गांव की है, जहां एक घटना ने सबकी सोच बदल दी और सबको ये बात समझ में आ गई कि नसीब से बड़ा कर्म होता है। इसी गांव में एक चंदन नाम का किसान अपने माँ बाप के साथ रहता था। वो कड़ी मेहनत करके फसलें उगाता और उन्हें बाजार में बेचकर अपने परिवार का गुजर बसर कर रहा था। चंदन बेटा, तेरे पिता की तबीयत ठीक नहीं है। वैद्य जी ने समय पर दवाई लेने को कहा है और साथ में कुछ अच्छा खाने को भी कहा है। चंदन बेटा, मेरे जोड़ों में भी अब दर्द बढ़ गया है। किसी तरह से तुम पैसों का बंदोबस्त कर दो बेटा, ताकि मैं तुम्हारे पिता का इलाज करवा सकूं। माँ, इस बार जैसे ही फसल अच्छी होगी मैं उन्हें महंगे दामों में बेचूंगा। मैं पिताजी और आपका बढ़िया इलाज करवाऊंगा ताकि आप दोनों पहले की तरह स्वस्थ और खुश रहें। बेटे, मैं प्रार्थना करती हूँ कि तुम्हारे पिताजी जल्दी ठीक हो जाएं और हम सब पहले की तरह खुशहाल जीवन गुजारें। ठीक है माँ, मैं अब काम पर जा रहा हूँ। आप अपना और पिताजी का ख्याल रखना। फिर चंदन खेतों की ओर निकल जाता है। वो जानता था कि उसकी परिवार की जिम्मेदारी उसी पर है, इसीलिए वो कड़ी से कड़ी मेहनत करने के लिए भी तैयार हो जाता है। इस बार मुझे हर हाल में अच्छी फसल उगानी होगी। अगर फसल खराब हो गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब तो मेरे पास इतने पैसे भी नहीं बचे कि मैं दोबारा फसल उगा सकूं। फिर चंदन अपने खेतों में पूरे मन से काम करने लगता है। तभी उसके गांव का एक पुराना दोस्त उसके पास आता है। वो चंदन को खेतों में काम करते हुए देखता है और कहता है, अरे चंदन, इस बार तू तो बड़ी मेहनत कर रहा है। क्या कोई खास वजह है? कुछ नहीं मोहन, मैं बस दोबारा इन बीजों को खेत में बो रहा हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है इस बार मेरी फसल बहुत अच्छी उगेगी। चंदन, ये तो मुझे भी दिखाई दे रहा है कि तुम बीजों को बो रहे हो। तुम्हें तो पता है चंदन, कभी तेज धूप पड़ती है तो कभी तेज बारिश हो जाती है। तुम्हें क्या लगता है कि ऐसे हालात में तुम्हारी फसल उग जाएगी? हाँ, मुझे ऊपर वाले पर पूरा विश्वास है। इस बार मेरी फसल बहुत अच्छी उगेगी। चंदन पूरे आत्मविश्वास से कहता है। ये कहते हुए वो फिर से अपने कामों में लग जाता है।
चंदन की बात सुनकर उसका दोस्त मोहन नाराजगी सा मुंह बनाता है और वहाँ से चला जाता है। चंदन अपने खेतों का काम खत्म करके अपने घर की ओर लौट जाता है। जैसे ही चंदन घर में आता है तो उसकी माँ उसे कहती है, चंदन बेटा, तू आ गया। आज बहुत देर हो गई, तो थक गया होगा ना मेरे बेटे। हाँ माँ, खेतों में आज बहुत काम था। फिर चंदन ने थकान भरी आवाज में अपनी माँ से कहा, माँ, अगर घर में कुछ खाने के लिए है तो मुझे दे दो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी हुई है। चंदन की माँ ने भारी मन से अपने बेटे की ओर देखा और धीमी आवाज में बोली, बेटा, तू तो जानता है, जब से तेरे पिताजी बीमार हो गए हैं तब से हमारे हालात बहुत खराब हो गए हैं। घर को चलाना अब बहुत मुश्किल होता जा रहा है। जो थोड़े पैसे मेरे पास बचे थे उनसे मैं तेरे पिता की दवा ले आई हूँ। और बेटा, जो रात का बचा हुआ खाना था वही मैंने तुम्हें सुबह दे दिया। अब घर में खाने को कुछ भी नहीं बचा है। जब चंदन की माँ उसे सारी बात बताती है तो चंदन का मन बहुत भारी हो जाता है, मगर वो अपनी माँ की मजबूरी समझ रहा था। वो बिना कुछ कहे ही सो जाता है। वो हालात को देखकर भूखा ही सो जाता है। कुछ दिन इसी तरह से गुजरते हैं, मगर चंदन हार नहीं मानता और अपने माता पिता की देखभाल के लिए वो दूसरों के खेतों में भी काम करने लग जाता है। वो दिन भर कड़ी मेहनत करके कुछ पैसे कमाता, जिससे वो अपने घर का खर्चा चला सके और अपने पिता की दवाइयाँ भी ले सके। साथ में वो अपनी खेतों में उगी हुई फसलों का भी ख्याल रखता था। वो हर हाल में अपनी किस्मत को बदलने की ठान चुका था। ऐ ऊपर वाले, आपकी कृपा से हमारी फसलें बहुत अच्छी उग रही हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय में मुझे इनका बहुत अच्छा फायदा होगा। चंदन अभी अपने मन में ये बातें सोच ही रहा था कि उसका दोस्त मोहन फिर से आ जाता है। वो चंदन के पास आकर हल्की मुस्कान से कहता है, अरे चंदन, क्या बात है, तो किस सोच में डूबा हुआ है? तभी मोहन की नजर चंदन की फसल पर पड़ती है। अरे वाह चंदन, तेरी फसल तो बहुत अच्छे से उग रही है। सच में दोस्त, तेरा नसीब तो इन दिनों बहुत चमक रहा है। एक तरफ तो दूसरों के खेतों में काम कर रहा है और दूसरी ओर तेरी अपनी फसल बहुत अच्छी उग रही है। हमें ही देख लो, हमारी फसलें तो उगी ही नहीं रही। चंदन यार, ये तो बता, आखिर तुझे ऐसा क्या राज पता है जो हमें नहीं पता? अरे मोहन भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो सब मेरी मेहनत का नतीजा है। अगर दूसरों के खेतों में काम करने की बात है, अगर मैं मेहनत नहीं करूँगा तो अपने माता पिता का इलाज कैसे करवा सकूँगा? अपने माता पिता के लिए मुझे जो भी करना पड़ा मैं सब करूँगा। चंदन अभी मोहन से ये बातें कर ही रहा था कि अचानक आसमान पर गहरे बादल छा जाते हैं। तेज हवा चलने लगती है और देखते ही देखते मौसम पूरा बदल जाता है। चंदन और मोहन हैरान होकर आसमान की ओर देखते रहते हैं। कुछ ही लम्हों में तेज बारिश शुरू हो जाती है, जिससे खेतों की मिट्टी फैलने लगती है और चारों ओर पानी भर जाता है। चंदन की मुश्किल बढ़ जाती है क्योंकि उसकी फसलों के लिए ये बारिश नुकसानदायक थी। मोहन चंदन के खेतों की ये हालत देखकर हल्की मुस्कान के साथ चंदन से कहता है, अच्छा चंदन यार, अब मुझे चलना चाहिए, कहीं ये बारिश और ज्यादा ना हो जाए। तुम अपनी फसल का ध्यान रखना। ये कहकर वो हंसते हुए वहाँ से चला जाता है, लेकिन चंदन के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी हो जाती हैं। वो मूसलाधार बारिश को देखकर बहुत घबरा जाता है। बारिश इतनी तेज हो जाती है कि खेतों में पानी भरने लगता है। चंदन बेबस खड़ा हुआ ये सब देखता रहता है और कुछ ही देर में उसकी सारी फसलें बर्बाद हो जाती हैं। थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है। मैं बर्बाद हो गया, मेरी कई महीनों की कड़ी मेहनत जाया हो गई। मैंने दिन रात इस फसल के लिए मेहनत की थी, लेकिन अब सब खत्म हो गया। आखिर मेरे साथ ही ये सब क्यों हुआ? ये कहते हुए चंदन भारी मन से अपने घर की ओर चला जाता है। चंदन घर जाकर निराश हो जाता है। तभी चंदन की माँ वहाँ आती है
वो चंदन को निराश देखकर बोलती है। बेटा चंदन, क्या हुआ, तुम निराश क्यों हो? माँ, मेरी सारी मेहनत बर्बाद चली गई। खेतों में जो कुछ भी था सब खत्म हो गया। बारिश ने मेरी फसलों को बर्बाद कर दिया। माँ, अब हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा और पिता की दवा लेने के लिए भी कुछ नहीं है। माँ, मैं सच में बहुत परेशान हूँ। फिर चंदन की माँ उसे समझाने लगती है। बेटा, मैं जानती हूँ ये बहुत बड़ा नुकसान है, मगर तू हिम्मत न हार। परेशानियाँ ऐसे ही आती हैं, मगर जो इनसे लड़ता है वही आगे बढ़ता है। माँ, मगर मैं आगे क्या करूँ? मेरे पास तो खेत में दोबारा से फसल लगाने के लिए पैसे नहीं हैं। माँ, मेहनत करने की ताकत तो है मुझ में, मगर हालात मेरे खिलाफ हैं। बेटा, जब हालात बहुत चंदन अगली सुबह एक नई शुरुआत करने का फैसला करता है। वो गांव में जाकर काम ढूंढने की योजना बनाता है। चंदन दिन भर दूसरों के खेतों में काम करता और रात को वो अपने खेत की देखभाल करता। धीरे धीरे चंदन की मेहनत रंग लाने लगी। इस बार उसने मौसम को देखकर अपनी फसल को उगाने के नए तरीके सीखे, जिससे उसका नुकसान कम हो। कुछ ही महीनों बाद उसकी फसल पहले से भी बहुत अच्छी उगी थी। जब कटाई का समय आया तो उसकी फसल ने उसे बहुत मुनाफा दिया। उसने अपने घर के सारे खर्चे उठाए और अपने पिता का इलाज भी करवाया। गांव के लोग चंदन की मेहनत को देखकर हैरान थे। चंदन ने ये साबित कर दिया कि सच्ची मेहनत कभी बेकार नहीं